जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसी क्लास जो क्लास साथियों पिछली सभी शिफ्ट पर आधारित है, यानी कि पिछली जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की, उन सभी शिफ्ट के आधार पर आपके लिए 120 क्वेश्चन साथियों तैयार किए गए हैं। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप ये 120 क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसमें से कम 15 से 20 सवाल साथियों आपको डिक्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपकी तैयारी थोड़ी कम हुई है, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और अपने पेपर को साथियों क्रैक करिए। तो टॉप लेवल के साथियों 120 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं ये एक बार मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो पहला सवाल है, कह रहे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कार्बेट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है कार्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? केरल में, मेघालय में, गोवा में या साथियों ओडिशा में? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो ओडिशा हो जाएगा, क्योंकि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में ही स्थित है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में श्रीविल्ली पुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये पता कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहने के निम्नलिखित में से कौन बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत के राष्ट्रपति भी बने? तो किनका जिक्र चल रहा है साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये कहां से बिलोंग करते थे? बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। उसके बाद देखिए, वियतनाम की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? वियतनाम की राजधानी साथियों हनोई होती है। आंसर आपका ए होगा। कह रही कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल की अगर बात करते हैं साथियों, ये ब्राजील देश की मुद्रा। किस देश की मुद्रा? ब्राजील देश की मुद्रा है। उसके बाद देखिए, इटली की मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये यूरो हो जाएगा। यूरो जो होगा ना, वो इटली की मुद्रा होती है। अगला सवाल कह रहे कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मुझे बताइए। तो गंगा नदी के तट पर साथियों कानपुर शहर स्थित है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल पूछे जाएंगे। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मुझे बताइए। तो बद्रीनाथ शहर की अगर बात करें तो यह अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है? मैं कहूंगा कानपुर गंगा नदी के तट पर है, पटना भी है, वाराणसी है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करते हैं तो यह साथियों यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है? ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी बिहार पुलिस की तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है और इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए, तो इस बार आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 3 से 4 पीडीएफ देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका ये बहुत आराम से निकल जाएगा। आखिर क्या है इस पीडीएफ में, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है ना, वैसे आपके लिए 10 मॉडल पेपर साथियों तैयार किए गए, हल सहित ये मॉडल पेपर होंगे। उसके अलावा साथियों ये चीज आपको दी जा रही है और उसके अलावा आपको पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली शिफ्ट हुई थी उन सभी सवालों के हल आपको दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आपको दी जा रही है। उसके अलावा साथियों आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दी जा रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको जरूरी पढ़ना है, क्योंकि 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा चौथी पीडीएफ आपको विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दी जा रही है। मैं कहूंगा अगर इतना कंटेंट आप अपनी परीक्षा से पहले पहले देख लेंगे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपने एग्जाम को साथियों क्रैक ना कर पाए। तो ये पीडीएफ आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ले जरूर लीजिएगा, अपने पेपर से पहले इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कह रही कि किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है? मैं कहूंगा सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करें, इसको स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे इसके नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये तो साथियों न्यूयॉर्क आपका आंसर होगा, यानी कि न्यूयॉर्क को कहा जाता है ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं मोंटे कार्लो को, तो मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के रूप में जाना जाता है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रही कि भारत के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए। तो भारत का जुड़वा शहर की अगर बात करें तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहा जाता है भारत का जुड़वा शहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में साथियों, पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। कह रहे कि ईसाई धर्म में
सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका ये किस शहर में स्थित है? तो पता साथियों कहां पर स्थित है? ये वेटिकन सिटी में स्थित है। जो आपका सेंट पीटर्स बेसिलिका है ना, ये वेटिकन सिटी में स्थित है। कहने के रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो रेड स्क्वायर की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है? ये मॉस्को में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट तो साथियों नेपाल में स्थित है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है ये एक बार आप लोग मुझे बताइए, कमेंट में इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है ना। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में साथियों इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, एफिल टावर ये कहां पर स्थित है? तो ये पता फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है साथियों एफिल टावर। उसके बाद देखिए, बिहार का कौन सा जिला, क्या बिहार का कौन सा जिला लीचियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या भागलपुर? मैं कहूंगा मुजफ्फरपुर आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर को लीचियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट पर साथियों आधारित ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपके 100 सवालों में से लगभग 20 से 25 सवाल बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आसान पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन बेसिक क्वेश्चंस में से जो 25 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो, तो इन 120 सवालों को रटिएगा, घोल कर पी जाइएगा, तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को अपनी परीक्षा से पहले पहले, है ना। चलिए, कह रहे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो मैं कहूंगा बीकानेर में। कहां पर साथियों? बीकानेर में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये पता कहां पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दृष्टि विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपको साथियों देहरादून बता देना है। उसके बाद देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहां पर स्थित है? तो इसकी अगर बात करें, ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर साथियों? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए, कोलंबो किस देश की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है? तो अगर आपको ये सवाल आता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, श्रीलंका आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका देश की कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी क्या है? तो कोलंबो है। उसके बाद देखिए, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। बहुत ध्यान देखिए, रुपया नहीं है। देखिए, नेपाल की मुद्रा रुपया कहलाई जाती है, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है, लेकिन म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार की रुपया साथियों क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? रुपया नहीं है बल्कि क्यात है। तो इस सवाल का आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या आपसे कहा जा रहा है? अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी साथियों? अनुराधापुरा थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये तो साथियों पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहे कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो ये कहां पर स्थित है? तो पता साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है, तो वो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा हवा महल की बात चल रही है, यानी कि हवा महल को किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। और हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। मैं कहूंगा पीवी सिंधु साथियों, इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते थे और ये एकमात्र ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है, पीवी सिंधु। उसके बाद देखिए, ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? सबको क्रिकेट के खेल में किया जाता है ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग। अगला सवाल कह रहे कि सुल्तान जौहर कप के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि किस खेल से संबंधित है? मैं कहूंगा हॉकी से संबंधित है सुल्तान जौहर कप। उसके बाद देखिए, 16 यार्ड हिट। अब पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो फील्ड हॉकी में साथियों इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, 16 यार्ड हिट का। उसके बाद देखिए, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है? तो इसकी अगर बात करें, ये हॉकी से संबंधित है, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी के खेल में दिया जाता है। कह रहे कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसकी अगर बात करें, ये हॉकी के खेल से संबंधित है, ये भी हॉकी के खेल से, मुरुगप्पा गोल्ड कप। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? तो इसका मुख्यालय अगर बात करें लुसाने में, तो मैं कहूंगा बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में ही स्थित है। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम एस विजय लक्ष्मी है और
एस विजयलक्ष्मी ही भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। मैग्नस कार्लसन ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तो शतरंज खेलते हैं। क्या साथियों खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। कहने के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर या 21 जून। 21 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, 26 जुलाई, मैं कहूंगा 29 अगस्त को साथियों खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इनमें से कौन सी पुस्तक की अगर बात करें, रन्स एंड ड्रीम्स की अगर बात करें, यह पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखित है? सुनील गावस्कर के द्वारा साथियों लिखित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास को लिखा है? तो इस उपन्यास को साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? मैं कहूंगा शुभा शर्मा के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, द अवस्थीज ऑफ आम नगरी। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो मैं कहूंगा सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है साथियों? सनी डेज है। उसके बाद देखिए अनब्रेकेबल ये किसकी आत्मकथा है मुझे बताइए? तो ये साथियों मैरी कॉम की आत्मकथा है। आप लोग याद रखेंगे अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम की आत्मकथा है। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो सुनील गावस्कर आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम ये किसके द्वारा लिखित है? तो इसकी अगर बात करें ये तो कालिदास के द्वारा लिखित है। कालिदास आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए करके भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र ये किसने लिखी थी? तो हर्षचरित्र की अगर बात करें किसके द्वारा लिखित है? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 50 सवाल हो चुके हैं, अभी 70 सवाल बाकी हैं, है ना। इसमें जीके, जीएस, बिहार जीके, करंट अफेयर सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। कह रहे कि एक पुस्तक है हुमायूं नामा, ये किसकी है? तो मैं कहूंगा ये गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूं नामा। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि बिहार का कौन सा त्योहार पारंपरिक लोकनृत्य जट जटिन के लिए जाना जाता है? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा समा चकेवा आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिहार का कौन सा त्योहार? तो समा चकेवा त्योहार पारंपरिक लोक नृत्य जट जटिन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत इनमें से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो किसकी बात चल रही है? ईरान की बात चल रही है। ईरान आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से ये कहां पर स्थित है? तो जो सोपारा बंदरगाह है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है सोपारा बंदरगाह। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मैं कहूंगा साथियों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। किस बंदरगाह के बारे में मैंने बात की? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। ये भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और ये मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये साथियों लेह हवाई अड्डा है और ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो रेलवे जोन का मुख्यालय साथियों हाजीपुर में है। आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि किस आयु से लेकर किस आयु तक के लोग आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 18 से लेकर 70 वर्ष तक के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या किस विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किस मंत्रालय की बात चल रही? मैं कहूंगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अगर बात करें, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को एक तरीके से साथियों नियंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिल्कुल साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इस सवाल की अगर हम साथियों बात करें, किसकी बात चल रही है? खरोष्टी की बात चल रही है। यानी कि आप लोग याद रखेंगे खरोष्टी लिपि जो है ना, ये एक तरीके से ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया
शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग साथियों हेरोडोटस के द्वारा किया गया। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा कालीबंगन की बात चल रही है। कालीबंगन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो भिरडाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिरडाना की अगर बात करें, इसको ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज के रूप में माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग जो है ना, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो आपका आंसर हो जाएगा, इसको सिंध का बाग कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काले रंग की चूड़ियों को कहा जाता है साथियों कालीबंगा। सही जवाब आपका बी होगा। कह रहे कि हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा है? तो पवित्र पशु जो माना जाता है वो कुबड़ वाले बैल को माना जाता है। इसको श्रृंगयुक्त पशु भी कह सकते हैं। कुबड़ वाला बैल आपके सवाल का राइट आंसर है। सबसे पुराना वेद की अगर बात करें साथियों, तो ऋग्वेद जो है ना, ये सबसे पुराना वेद है। आंसर आपका डी होगा। और सबसे नया वेद कौन सा, ये एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। उसके बाद देखिए कि सवाल भी आपसे पूछा जाता है, कह रहे कि धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध साथियों युद्ध कौशल से है। धनुर्वेद का जो संबंध है ना, ये युद्ध कौशल से है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो निरुक्त आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो निरुक्त आप लोग बता देंगे। उसके बाद देखिए वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है साथियों? चौथा कौन सा है? तो चौथा तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद आपने यहाँ पर नहीं लिखा, तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहने के आपसे किस शासक ने बौद्धों के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विख्यात विक्रमशिला थी? क्या साथियों? विक्रमशिला की स्थापना की थी। तो किस शासक ने? मैं कहूंगा साथियों धर्मपाल ने, यानी कि धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश साथियों सारनाथ में दिया था। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी कि सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का प्राचीन नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूँ काकड़म, काकड़ंग भी कह सकते हैं और काकीनाट बोर्ड भी कह सकती है। सांची का प्राचीन नाम था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये साथियों वैशाली में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अशोक राम विहार जो है ये वैशाली में स्थित है। कहने के नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? महापद्म नंद ही नंद वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। बिहार में क्या साथियों, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक नामित टाइगर रिजर्व है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा वाल्मीकि टाइगर। अगर बात करते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहां पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अजातशत्रु ने? मैं कह सकता हूं साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों जैन धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को या पारसी धर्म को? मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब जैन धर्म है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि शुरू की गई, यानी कि कहां पर शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो ये कहां पर शुरू की गई थी? एक तरीके से बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। सन 1853 में यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो कहां से कहां तक खोला गया था? मैं कहूंगा बॉम्बे से पुणे के बीच खोला गया था, है ना? बॉम्बे से पुणे के बीच खोला गया था या बॉम्बे से ठाणे के बीच खोला गया था? एक बार मुझे बताइए। चलिए, तो बॉम्बे से ठाणे के बीच खोला गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो आपको याद रखना है महालवाड़ी प्रणाली साथियों विकसित की थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग,
कहने के निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? तो किसकी अगर बात करें, दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें, इनके द्वारा ही साथियों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संगठन की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे साथियों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर बात करें तो एओ ह्यूम थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बिल्कुल सही साथियों, बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार की सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित कौन सा त्योहार सूर्य भगवान को समर्पित है? तो किस त्योहार की बात चल रही है? मैं कहूंगा छठ पूजा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित छठ पूजा त्योहार ये सूर्य भगवान को समर्पित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी किस नदी में मिलती है? तो किस नदी में मिलती है साथियों? अलकनंदा में मिलती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो व्यास चिनाब है ना, व्यास चिनाब, व्यास रावी, चिनाब राजी, सतलुज, व्यास चिनाब रावी, सतलुज और यमुना। जो आपका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश से होकर व्यास नदी है ना, व्यास नदी जाती है, चिनाब जाती है, रावी, सतलज, यमुना जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान आप लोग याद रखेंगे, ये भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है, यही है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। उसके बाद देखिए, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो इसका नाम साथियों क्या था? वंदे भारत एक्सप्रेस था। बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रग्रहण तब लगता है, कब लगता है साथियों चंद्रग्रहण? बताइए। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं? नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है? मैं कहूंगा साथियों सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब साथियों चंद्रग्रहण लगता है। या आप लोग एक बार और पढ़ लेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखेंगे। यानी कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो वाइजर प्रथम बृहस्पति का अध्ययन करता है। अगला देखिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? तो साथियों बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो कौन सा ग्रह साथियों सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? मैं कहूंगा नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो श्रीलंका में पहली बार कॉफी की खेती की गई थी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है, कह रहे कि पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों मैं कहूंगा लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो पेम्बा द्वीप है ना, ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो मैं कहूंगा साथियों किसके अंतर्गत आता है? भाग 6 के अंतर्गत आता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो मैं कहूंगा भाग 6 को ही क्या कहा जाता है? राज्य का संविधान कहा जाता है। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार इनमें से किसके पास है? तो ये अधिकार तो सातों संसद को ही होता है कि वो किसी राज्य का गठन कर सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, संसद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन का आधार क्या है? तो आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये साथियों संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन का आधार है। अगला सवाल देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो मैं कह सकता हूं अमेरिका से हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत में न्यायिक संक्रियता किससे संबंधित है? तो ये साथियों पता, ये जनहित याचिका से संबंधित है। जनहित याचिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। पीआईएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो पीआईएल की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगी, या पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन होगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन होगी, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन होगी? तो मैं कह सकता हूं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पीआईएल की फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन एक स्फीति है, इसमें क्या होता है? तो इसमें वस्तु का मूल्य बढ़ता है ना? वस्तु का मूल्य बढ़ता है? नहीं। मूल्य का, मुद्रा का मूल्य कम होता है? नहीं। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है? बिल्कुल साथियों, अपस्फीति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि मुद्रा स्फीति में के संदर्भ में सीपीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो सीपीआई की फुल फॉर्म अगर बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल सही साथियों, सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी साथियों? 1999 में की गई थी। बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वच्छ नोट नीति की घोषणा 1999 में की गई थी। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो मैं कहूंगा साथियों 13 भाषाएं मुद्रित होती हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। बैरोमीटर का इस्तेमाल इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का इस्तेमाल साथियों किसको मापने के लिए किया जाता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। धारा को, क्षेत्रफल को, आर्द्रता को, या साथियों द्रव्यमान को? मैं कह सकता हूं साथियों वायुमंडलीय दाब को। किसको आप लोग याद रखेंगे? वायुमंडलीय दाब की जब हम बात करते हैं तो इसको मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कोई सा भी आंसर आपका सही नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करेंगे? तो किससे विभाजित करेंगे साथियों? अगर बात करें किससे विभाजित करेंगे, क्षेत्रफल से विभाजित करेंगे। यहां पर कहीं ना कहीं क्षेत्रफल होना चाहिए, ऑप्शन में क्षेत्रफल होगा। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड द्वारा किए गए किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो मैं कह सकता हूं साथियों गोल्ड फॉयल प्रयोग के द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा किए गए गोल्ड फॉयल प्रयोग के द्वारा है ना, इसने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया था। उसके बाद देखिए कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो इनका नाम डी ब्रोगली है और डी ब्रोगली साहब ने कणों की तरंग प्रकृति को स्थापित किया था। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको एक साथ अपरूप कहा जाता है। अपरूप आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांसा मिश्र धातु है किसकी किसकी? तो कांसा जो मिश्र धातु बनती है ये तांबे और टिन से बनती है, इसलिए टिन ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। यानी कि 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है साथियों? 25% होता है। 25% आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है साथियों? मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए एटम बम का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था, मुझे बताइए। तो एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट जे ओपनहीमर के द्वारा ही साथियों एटम बम का आविष्कार किया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग।